हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी यूपी पैट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए हमने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पृथ्वी के स्थल रूप। तो लेक्चर 11 पृथ्वी के स्थल रूप, इन्हें लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां यानी जो लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं, इन्हीं स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उचावच यानी कि जो ऊंचे नीचे जो मैदान होते हैं के आधार पर स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक भूदृश्य जैसे कि आप बचपन में पेंटिंग बनाते होंगे सीनरी वगैरह की, तो कुछ इस टाइप की भूदृश्यों का निर्माण होता है धरातल पर विभिन्न आकृतियों के कारण। उचावच के आधार पर स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है महाद्वीप एवं महासागर, द्वितीय श्रेणी के उचावच है पर्वत पठार एवं मैदान, तृतीय श्रेणी के उचावच है टीले नदी घाटियां डेल्टा। तो आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि महाद्वीप और महासागर सबसे बड़े हैं तो वो इसलिए प्रथम श्रेणी में रखे गए हैं। उससे कम जो होते हैं वो पर्वत पठार एवं मैदान होते हैं, यानी कि माउंटेन्स प्लेटू एंड प्लेन्स। उसके बाद टीले नदी घाटियां और डेल्टा होते हैं। तो फर्स्ट पे महाद्वीप और महासागर, उसके बाद पर्वत पठार और मैदान, और फिर टीले नदी घाटियां और डेल्टा आदि ये क्या है, तृतीय श्रेणी के उचावच है। ये नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है ये लैंडफॉर्म्स एंड वाटर वेव्स के दिखाया गया है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जो सारी स्थलाकृति होती है, जैसे कि ये ग्लेशियर है, ये पॉन्ड है, रिवर वैली, ट्रिब्यूटरी क्या होती है किसी नदी की सहायक नदी, ये बीच यानी समुद्र किनार का एरिया, डेल्टा हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। ओशियंस यानी कि महासागर, आइलैंड, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, प्लेन यानी कि मैदान, प्लेटू यानी कि क्या होता है प्लेटू पठार, और लेक यानी कि झील, रिवर यानी कि नदियां। तो ये क्या है, ये लैंडफॉर्म्स है। अब ये वाटर वेव्स क्या है, आपने देखा होगा जो समुद्र या नदी का पानी या तालाब का पानी जो रहता है वो सूर्य के ताप से गर्म होता है और उससे फिर क्या होता है, उस पानी की वाष्प बनती है जिसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद जब वो वाष्पीकरण इस आकाश में जाता है तो वो कुछ धूल कणों के कारण या बैक्टीरिया के कारण वो क्या होता है, जो जल वाष्प बनी थी फिर से वो द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिर जाएगी यानी कि वर्षा के रूप में। तो जो ये ताप द्वारा पानी को गर्म किया गया है सूरज द्वारा ताप द्वारा गर्म किया गया, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और जो वाष्प बनी थी यानी कि जो गैस बनी थी, भाप बनी थी, उसका पुनः पानी में वापस लौटाना वो कहलाता है हमारा संघनन। यानी कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द संघनन एंड व्हाट इज द वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण तो होता है द्रव का गैस बनना, और संघनन होता है जो हमारी गैस बनी थी उसका पुनः द्रव बन जाना, वो हमारा संघनन की क्रिया कहलाती है। तो उचावच के आधार पर कितनी श्रेणी में बांटा गया है लैंडफॉर्म्स को, 3 में। सबसे बड़े महाद्वीप और महासागर, हमारे दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं, अफ्रीका, उसके बाद एशिया के बाद यूरोप, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक मध्य एशिया। तो ये क्या है, हमारे 7 महाद्वीप हैं और 5 बड़े बड़े महासागर है। द्वितीय श्रेणी के पर्वत पठार एवं मैदान, तृतीय श्रेणी की टीले नदी घाटियां और डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जो हमारे भारत पश्चिम बंगाल में है। स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृति को स्थलाकृति कहते हैं। यानी कि जो उसकी शेप होती है उसको क्या कहते हैं, स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी कहते हैं। उचावच क्या होता है, उचावच होता है रिलीफ, यानी कि धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप यानी कि पैटर्न को क्या कहते हैं, उचावच कहते हैं। यानी कि जो ये ऊंचाई ये इस तरीके से जो ये ऊपर नीचे होती है धरातल की ऊंचाई नीचाई को कहते हैं उचावच। उचावच के आधार पर ही स्थलाकृति को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली में महाद्वीप को क्या आते हैं, महासागर आते हैं, दूसरी में पर्वत पठार मैदान और तीसरी में नदी घाटियां डेल्टा नदी आती हैं। किसी भी स्थलाकृति के निर्माण में सेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रॉक्स, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेल्स के बारे में, यानी कि रॉक्स के बारे में। हमने कितने प्रकार के होते हैं रॉक्स, आग्नेय सेल और परतदाती अवसादी सेल, और तीसरा कौन सा था, रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल का उदाहरण क्या है, आगरा का ताजमहल। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों को तो क्या कहते हैं, पर्वत पहाड़ियां एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो कड़ी चट्टान होंगी इससे क्या बनेगी, पर्वत पहाड़ियां एवं पठार बनेंगे। और इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टान यानी जो सॉफ्ट होंगी, जैसे कि चिकनी मिट्टी, बालू,
इनसे क्या बनेंगे, मैदान बनेंगे, टीले बनेंगे, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। यानी कि मजबूत से तो पर्वत, पहाड़ एवं पठार बनेंगे, और जो कम दृढ़ता वाली चट्टान होंगी, चिकनी मिट्टी बालू टाइप की, उससे क्या बनेंगे, मैदान बनेंगे, टीले बनेंगे, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होगा। निर्माण के आधार पर स्थलाकृति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ये हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। यानी कि निर्माण के आधार पर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार एवं मैदान। किसके आधार पर, स्थलाकृति के आधार पर। और ये कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं, द्वितीय श्रेणी में। फर्स्ट में कौन से आते हैं, महाद्वीप और महासागर। तो सबसे पहले जो है पर्वत एवं पहाड़ियां, यानी कि माउंटेन्स एंड हिल्स भी कहते हैं। सामान्य आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृति, यानी कि जो ऊंची स्थलाकृति होती है उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये पर्वत है। पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं, यानी कि हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। आपने नाम सुना होगा, जैसे कि बोलते हैं माउंटेन रेंजेस, यानी कि हिमालय की माउंटेन रेंजेस। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा ग्रुप में होते हैं, इसलिए इनको पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंजेस कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इनका जो शिखर क्षेत्र होता है वो अपेक्षाकृत संकुचित होता है। यानी कि ये क्या है, ये पहाड़ है, यानी कि दूर से ही आपको इनका ये ग्राउंड दिखाई देना शुरू हो जाएगा, लेकिन इनका नहीं दिखाई देगा, पर्वत होगा। तो पर्वत में पहाड़ी में बस यही डिफरेंस है कि पहाड़ी, पर्वत ऊंचे होते हैं, पहाड़ी थोड़ी सी उनसे नीचे होती है। इनका जो शिखर पॉइंट होता है थोड़ा सा संकुचित होता है और उनका थोड़ा सा चोटी नुमा होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है वलित या मोड़दार पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक यानी कि अर्थक्वेक टाइप से कुछ भी हलचल होगी, मोड़ या वलन के कारण जो उसे वलन पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। तो हमने, आप ज्योग्राफी की एक सीरीज देखना, आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देगी, उस लिस्ट में जाकर यानी प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछले लेक्चर को कवर कर सकते हैं। उसमें मैंने हिमालय के बारे में बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय में 2 नदियों का पानी तीर्थ महासागर में गिरता था, फिर उनके जमाव से मलबा जमा हो गया। उस मलबा जमा होने के बाद पृथ्वी में जो आंतरिक संरचना हुई तो उसमें क्या हुआ, ऐसे करके ये ऊपर फोल्ड की तरह माउंटेन होने लगी। तो यही हमारी फोल्ड माउंटेन्स कहलाती है, यानी कि मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहलाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत है, जैसे कि हिमालय, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वलित पर्वत है। कौन सा, हिमालय, यानी कि सबसे पुराना भी यही है, फोल्ड माउंटेन। अलबुर्ज, ये अलबुर्ज क्या है, ये अलबुर्ज उत्तरी ईरान में है जो अजरबैजान के साथ बॉर्डर बनाता है। तो अलबुर्ज कहां पर है, उत्तरी ईरान में है जो अजरबैजान के साथ बॉर्डर बनाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अजरबैजान, ये अलबुर्ज किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ईरान एवं अजरबैजान के बीच ये अलबुर्ज जो है बॉर्डर शेयर करता है। फिर ये आल्प्स जो यूरोप में है, एटलस ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एटलस। यानी कि जो मोड़दार पर्वत है ये एटलस, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े डेजर्ट सहारा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। ड्रेकन्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका का पठार है। रॉकीज है, ये रॉकीज ये उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि कनाडा वाले क्षेत्र में। एंडीज ये दक्षिण अमेरिका है, यानी इसे अमेजन भी कहते हैं, यानी कि ब्राजील वाला एरिया। एंडीज क्या है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज कौन सी है, तो वो एंडीज है। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। सेकंड नंबर जो पर्वत आता है वो है खंडीय भ्रंश पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। विशालकाय चट्टानों खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। यानी कि जो विशाल खंड, जो चट्टान होती है, जो ये आप देख रहे होंगे कि इनमें दरार पड़ गई है, ये इन्हीं के कारण ही इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भर्षित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी कौन सी घाटी कहलाती है, भ्रंश घाटी कहलाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट वैली। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में ही बहती है। ये क्वेश्चन भी भर भर कर कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, तो वो नर्मदा नदी है। रिफ्ट वैली में मतलब कि इसको जहां को भी स्थान मिलेगा, जैसे कि पानी जा रहा है और यहाँ पे आके पानी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया और इसको इधर को रास्ता मिल गया, यानी कि जाने के लिए इधर को रास्ता मिल गया, तो बस ये जहां को भी से रास्ता मिलेगा ये पानी वहीं वहीं फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं, यानी कि इसे ही रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट
वैली में बहना। मान लिया ये ऐसे पानी आया, पानी आने के बाद यहाँ पे ब्लॉक हो गया, इसको इधर को रास्ता मिला तो इधर को चल पड़ा, तो यही हमारा रिफ्ट वैली कहलाता है। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है भारत के अंदर, तो वो नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत है वासजेस, ये फ्रांस में है। वासजेस कहां पर है? फ्रांस में, जो जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो वासजेस किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? जर्मनी के साथ। फिर ब्लैक फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है, यहाँ पर हमेशा क्या रहता है? हरा भरा रहता है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि जर्मनी में है। ब्लैक इसका मतलब ये मत सोच लेना कि ब्लैक लगा हुआ है तो यहाँ पे ब्लैक का मतलब है कि ये इतना घना होता है कि इसके अंदर अंधेर सूरज भी, जो सूरज की किरणें हैं वो भी नहीं जा पाती, यानी कि इसके अंदर अंधेरा इतना रहता है, क्योंकि इतने घने बने हैं ये, यानी इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, जो फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि दोनों के दोनों बॉर्डर पर है, ये ब्लैक फॉरेस्ट भी और वासजेस भी। सिएरा नेवादा स्पेन में है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। मैड्रिड का एक प्रोफेशनल क्लब भी है, रियल मैड्रिड, जिससे दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर कौन खेलते हैं? रोनाल्डो खेलते हैं। तो रोनाल्डो कौन से फुटबॉल क्लब से खेलते हैं? रियल मैड्रिड से, जो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। हमारे देश में पश्चिमी घाट यानी जो वेस्टर्न घाट है वो भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तो पर्वत कौन से कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। उसमें से हमने 2 डिस्कस कर लिए। पहला कौन सा था? वलित या मोड़दार पर्वत, और दूसरा है खंड या भ्रंश पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। तीसरा आता है ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी भूपट्टी पर, यानी कि मुख या उनका द्वार खुला होता है, यानी कि भूपट्टी पर क्या होता है उनका, ये मुख है ये खुला हुआ होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, जो नीचे होता है धरती, पृथ्वी हमारी क्या है? अंदर से गर्म है, तो उसमें जो विस्फोट के कारण यानी कि जो अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है, और जब वो मैग्मा धरती के धरातल पर आ जाता है तो क्या कहलाता है? वो लावा कहलाता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। शंकु यानी कि जिसे हम कोन बोलते हैं। आपने बर्थडे कैप देखी होगी। बर्थडे कैप कैसी होती है? बर्थडे कैप ऐसी होती है, ये बर्थडे कैप होती है ये। तो ये क्या है? ये शंकु के आकार की होती है, तो इसे ही कौन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये शंकु के आकार का होता है, बस इसका ये ऊपर वाला जो ये फेस होता है ये खुला हुआ होता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत जैसे कि मौना लोआ, ये कहां पर है? ये हवाई यूएस में है। ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यानी कि वोल्केनो है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तमु मासी, जो जापान में है। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो तमु मासी जापान में है। उसके बाद जो नंबर आता है वो मोना लोआ का आता है, जो हवाई यूएस में है। चुम्बोरोजा ये इक्वेडर में है, और ये क्राकोवा ये इंडोनेशिया में है। वेसुवियस इटली में है, और पिलियन ग्रीस में, जिसका प्राचीन नाम यूनान होता था। यहीं से ही महान सिकंदर यहीं गए थे, यूनान के। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर है? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तमु मासिफ जापान में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है। उसके बाद नंबर आता है मोना लोआ, जो हवाई यूएस में है, वो दूसरा सबसे ऊंचा वोल्केनो माउंटेन है। फिर आता है पठार, यानी कि पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थलरूप क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे ऊंचावचों को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो यही चौरस यानी कि माउंटेन्स क्या होती हैं? माउंटेन्स ये होती है, यानी कि जो पर्वत होते हैं ये होते हैं। अगर पर्वत का आप ये वाला हिस्सा कट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये पर्वत बन जाएगा, और ये खड़े डाल के होते हैं। यही कारण है कि जो पृथ्वी, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि जो ये पेनिसुला है, ये क्या है? ये पठार का ही भाग है। इस पे ये एक खड़े ढाल के उसमें होता है। यही कारण है कि जब वर्षा पड़ती है तो जो नर्मदा नदी है, जब नर्मदा नदी का बहाव होता है तो वो इधर ना जाकर अरब सागर की तरफ इसलिए ही आता है क्योंकि वो
पठार से उसका ढाल खड़ा है, तो वो जो उसका फ्लो होता है वो अरब सागर की ओर यानी कि वेस्टर्न घाट की ओर इसी कारण से होता है, क्योंकि वो पठार पर जब पानी गिरता है तो वो जो उसके ढाल है वो इतने खड़े हैं कि वो पानी को दूसरी साइड जाने नहीं देते। यही कारण है कि जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी सब नदियां कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठार जैसे कि साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडाशील आदि इसके प्लेटो के एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं मैदान, यानी कि जिन्हें प्लेन बोलते हैं। प्राय भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थलों को मैदान कहते हैं, यानी कि समतल भी होते हैं और थोड़े से ये उठे और नीचे भी होते हैं, इस तरीके से होते हैं ये। तथा छोटे उचावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान जैसे कि यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हांगकांग यानी कि चीन का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि मैदान के ये एग्जाम्पल है। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, लैंडफॉर्म्स कवर किए हैं। कौन कौन से लैंडफॉर्म, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उचावच कौन से होते हैं, महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी के कौन से होते हैं, पर्वत, पठार एवं मैदान। और तृतीय श्रेणी के होते हैं टीले, नदी, घाटियां, डेल्टा। द्रव का गैस बनना वाष्पीकरण कहलाता है और वाष्प का दोबारा द्रव बन जाना सघनन की क्रिया कहलाती है। स्थलाकृति के आधार पर जो उचावच को यानी कि ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पर्वत, पठार एवं मैदान। ये द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृति को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन से हैं, पर्वत, पठार एवं मैदान। पर्वत एवं पहाड़ी यानी माउंटेन्स भी कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, वलित या मोड़ा पर्वत। इसका जो एग्जाम्पल है वो हिमालय है, जो सबसे ऊंचा फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद हमने क्या कवर की, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो माउंटेन सीरीज है वो कौन सी है, एंडीज यानी कि दक्षिण अमेरिका, जो अमेजन वाले एरिया में है। फिर खंड या भ्रंश पर्वत जो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं, यानी कि इनमें दरार पड़ने के कारण इन पर्वतों का निर्माण होता है। भारत की जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट वैली में इसी कारण से बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में है, इसे इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वोल्केनो माउंटेन, ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तमुमासी जापान के अंदर। उसके बाद मोना लोआ हवाई यूएस के अंदर है। और भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो पैरल द्वीप पर है। उसके बाद पठार आते हैं। पठार जो होते हैं ये अपेक्षाकृत चौरस होते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो पठार है, इसी कारण से नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। फिर आता है प्लेन्स, ये यानी कुछ भागों में ये थोड़े से ऊंचे होते हैं, थोड़े नीचे होते हैं। और इसका सबसे उत्तर भारत का जो मैदान है वो विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। होमवर्क है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का क्या नाम है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर है। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा वलय पर्वत कौन सा है। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।